हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पा। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लब। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका ये पार्ट 10 है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लब को ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही ठहरने की पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। तो ठहरने की पूर्व एक समान दूरी तय क्यों करेंगे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो ये इक्वल्स टू होता है p²/2m के। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है और ये प्रोपोर्शनल है p² के, मतलब कि मोमेंटम का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो मोमेंटम भी दोनों के लिए सेम हो जाएगा। और मोमेंटम क्या होता है? तो ये m × में v होता है। तो वेलोसिटी भी दोनों के लिए सेम होगी और ये एक समान दूरी तय करेंगे। लेकिन ये ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे, ठहरने के बाद इनकी वेलोसिटी जो होगी वो अलग अलग हो जाएगी मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो ट्रक का मास होगा वो ज़्यादा होगा और कार का मास कम होगा। तो इनकी वेलोसिटी अलग हो जाएगी, क्योंकि फोर्स लगने के कारण इम्पल्स प्रोड्यूस होगा और इसके मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरने के समय का वर्ग। तो ये t² के प्रोपोर्शनल हो जाएगी दूरी जो होगी। तो मुक्तावस्था में अगर कोई पिंड गिर रही है तो इसकी दूरी जो होती है वो v0t + 1/2at से फाइंड आउट करते हैं हम। तो v0 यहाँ पर स्टार्टिंग वेलोसिटी है जो कि 0 होगी, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। और a यहाँ पर एक्सेलरेशन है। तो मुक्तावस्था में अगर कोई पिंड गिर रही है तो उसका एक्सेलरेशन, खुद का जो एक्सेलरेशन होगा पिंड का, वो 0 होगा। और ये एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। तो ग्रेविटी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो d जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा t² के। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भौतिक तुला कार्य करता है। भौतिक तुला मतलब कि फिजिकल बैलेंस के लिए पूछ रहा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, समानांतर बल के नियम पर। तो भौतिक तुला किस पर कार्य करता है? समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। और ये भौतिक तुला मतलब कि फिजिकल बैलेंस जो होता है, इसका यूज़ हम ऑब्जेक्ट के मास या वेट को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा। तो जूल किसकी इकाई होती है? ये ऊर्जा की होती है और कार्य की इकाई भी जूल होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट है, अश्व शक्ति किसका एकक रूप है? तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्ति। तो शक्ति का एकक रूप होता है अश्व शक्ति, जिसे कि हॉर्स पावर कहते हैं। और 1 HP मतलब कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू होता है 746 वोट। तो ये ब्रिटिश सिस्टम में होता है। और 1 HP इक्वल्स टू होता है 735.5 वोट। ये MKS सिस्टम में होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रोमर। तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मेजर किया था? रोमर ने किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई होती है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी की। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। दूरी को प्रकाश वर्ष में मेजर किया जाता है। और प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो ये एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और 1 लाइट ईयर मतलब कि एक प्रकाश वर्ष इक्वल्स टू होगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मस्ट्रांग को अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लंबाई। तो लंबाई को किस में अभिव्यक्त किया जाता है? आर्मस्ट्रांग में लिखा जाता है। और ये लंबाई कौन सी होती है? तो ये वेव्स की लंबाई होती है, जिसे कि वेवलेंथ कहते हैं। और 1 आर्मस्ट्रांग इक्वल्स टू होता है 10⁻−10 मीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिक घूमती है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोपरनिक्स। तो कोपरनिक्स ने यह खोज की थी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चतुर्दिक घूमती है। और यदि इसके अदर ऑप्शन को डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर लेवोसियर है,
तो लेवोजियर को फादर ऑफ केमिकल कहते हैं, मतलब कि रसायन का पिता कहा जाता है लेवोजियर को। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति की इकाई पूछी है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डायोप्टर। तो लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मेजर किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने की समय अवधि। तो लोलक के झूलने की समय अवधि कैसे निकालेंगे। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई रूट एल अपॉन में जी के। तो ये टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है लोलक के झूलने का टाइम पीरियड। तो यहाँ पर पाई और जी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के। तो लेंथ 4 टाइम इंक्रीज की है, तो टाइम जो इसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, तो टाइम कितना इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 गुना होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। तो इसलिए मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। तो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, और ये कब प्रक्षेपित किया गया था। तो ये 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो इसमें मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रेविटी होगी वो 0 होगी, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, तो इसलिए ये नीचे नहीं आ पाएगा, और जो उपग्रह का छोटा हिस्सा होगा वो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अब हमारा नेक्स्ट है, यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो यह वस्तु। तो सभी बलों का योग 0 हो तो बल, जैसे कि हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है, और सदिश राशि का योग 0 कब होता है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा तब इसका योग 0 होगा। तो F1 प्लस F2 प्लस F3, मतलब कि यहाँ पर जो बल लग रहा है, जो सारे बल लग रहे हैं, वो इसका योग जो होगा वो 0 कब होगा, जब इसके मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सतत वेग से चलती रहेगी। तो यह सतत वेग से मतलब समान वेग से चलती रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं। तो किसी प्रणाली में कणों का भार, तो जहाँ पर कणों का भार केंद्रित होता है इस बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसलिए मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं इसे। अब हमारा नेक्स्ट है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड में लगभग कितना है। तो इन्होंने पलायन वेग का मान पूछा है, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो इसलिए मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 11.2। तो ये लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पलायन वेग। अभी पलायन वेग होता क्या है, तो पलायन वेग कम से कम मतलब कि वह न्यूनतम वेग होता है जिससे गुरुत्वीय क्षेत्र को पार किया जा सके, तो इसे पलायन वेग कहते हैं। और पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है। तो इसमें मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रेडियन पर सेकंड। तो कोणीय वेग की सही इकाई जो होगी वो रेडियन पर सेकंड होगी, जिसे कि ओमेगा से डिनोट करते हैं, मतलब कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला होता है L अपॉन में I। तो L यहाँ पर कोणीय संवेग है और I यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा। तो रेल और कार दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है P²/2m। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल है दोनों के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मोमेंटम मतलब कि संवेग, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो संवेग भी इक्वल होगा, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों का समान। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है
उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो रेखिक सरल आवर्त गति किसको कहते हैं? तो जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये पैराबोलिक ऐसे इस तरह से पैराबोलिक गति करे, मतलब कि मोशन करे, तो इसे रेखिक सरल आवर्त गति कहते हैं। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वह यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी वेलोसिटी, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी कम होगी और इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी कम होगी। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो कम हो जाएगी, और इधर जाएंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, जिसके कारण टाइम जो होगा, लंबाई इंक्रीज हो जाएगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा यहाँ पर, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, माध्य स्थिति पर। तो माध्य स्थिति पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी माध्य स्थिति पर ज़्यादा होगी। अब ये हमारे पिछली वीडियो का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमारे पिछली वीडियो का क्वेश्चन है, तो क्या क्वेश्चन था? सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा यदि। तो सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना कब होगा ये पूछा है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है T=2π√L/g। तो यहाँ पर पाई और जी तो कांस्टेंट है, तो टी प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के। तो ये टी प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के। तो टी यहाँ पर 2 टाइम आवर्तकाल दुगना कब होगा इन्होंने ये पूछा है। तो टी यहाँ पर 2 टाइम इंक्रीज़ करना है, तो इसको 4 टाइम इंक्रीज़ करना पड़ेगा लेंथ को, तब यहाँ पर टाइम 2 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। तो लंबाई को 4 गुनी कर दी जाएगी तो टाइम 2 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। तो जिनका सी आंसर था उनका राइट आंसर है। और पिछली वीडियो में सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन थी जो आंसर की, वो सुरेश सर की है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है। तो जी का मान पूछा है सर्वाधिक कहाँ पे होता है? माउंट एवरेस्ट, कुतुब मीनार की चोटी पर, विषुवत रेखा पर, अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। तो इसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, और किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन का रिप्लाई सभी स्टूडेंट करेंगे। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।